पिछले क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम लोग पढ़े थे। मैंने बताया था कि कब कौन करदाता ROR होते हैं, RMOR होते हैं या NR होते हैं। यानी कब कौन करदाता ROR यानी रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी रेजिडेंस होते हैं, रेजिडेंशियल नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस होते हैं या नॉन रेजिडेंस होते हैं, नॉट रेजिडेंस होते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के साथ यानी उदाहरण के द्वारा इसे अच्छी तरह से हम समझते हैं। पीछे हम पिछले दिन तक अब इसमें हम 3 उदाहरण बता चुके थे। ये उदाहरण चौथा होगा एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में है मिस्टर कविता ए रेजिडेंस ऑफ लंदन कनाडा visit 100 days each year since 2016 2017 to India. Find out the residential status of the assessment year 2019-20। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल आपका एक दिया रेजिडेंशियल स्टेटस को मालूम करने के लिए। कैसे हम मालूम करेंगे होगा इसकी मिसेस कविता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। इसमें हम निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप 1, जैसा कि हमने बताया था पिछले दिन कि पहला काम क्या करेंगे कि कैलकुलेट स्टे ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर। माने हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना दिन ठहरे। तो स्टे इन प्रीवियस ईयर 2090 कितना दिन ठहरे थे, कितना दिन, माने 100 दिन। इसीलिए कि प्रत्येक साल 100 माने 100 दिन ठहरते हैं। तो पिछले साल भी माने कितना दिन ठहरे थे, 18-19 में, 19-20 का था, 18-19 में कितना दिन ठहरे हैं प्रीवियस ईयर, आपको 100 दिन हुआ। ये पहला स्टेप हमने देख लिया कि 100 दिन ठहरे हैं। दूसरा स्टेप देखेंगे स्टेप 2 कि कैलकुलेशन स्टे इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, यानी पिछले 4 सालों में वो कितना दिन ठहरे हैं। तो प्रत्येक साल तो आप जान रहे हैं कि 100 दिन ठहरते हैं। तो प्रीवियस ईयर के अंतिम में कितना, अंतिम 31/3/18 को, यानी 18 से नीचे जाएंगे, पिछले साल वर्षों में है तो 18 में हम कितना दिन बताएंगे, 100 दिन ठहरे हैं। 17 में भी 100 दिन, 17 में भी 100 दिन और 16 में भी 100 दिन, 15 में भी 100 दिन, टोटल कितना दिन ठहरे, 400 दिन। तो मैंने हमको ठहरना कितना था पिछले 4 दिन में, 365 दिन। तो यहाँ हम देख लिए, ये दोनों हम देख लिए। अब देखने के बाद में हम क्या करेंगे कि अब आगे हम फिर इसको बिठा करके आगे स्टेप लेते हैं। अभी स्टेप 1, अब स्टेप 2 देखें। अब स्टेप 3 में हम देख रहे हैं स्टेप 3 में बेसिक कंडीशन हम उस समय बताए थे आप लोगों को। बेसिक कंडीशन 2 बताए थे, तो उसमें हम 2 निकाले थे कि प्रीवियस ईयर में कितना दिन हो रहे थे, तो 100 दिन, लेकिन होना कितना चाहिए, 182 डेज या उससे अधिक होना चाहिए। लेकिन प्रीवियस ईयर में 100 दिन रहे हैं, 100 दिन रहे हैं, यानी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, एक कंडीशन को नहीं कर पा रहे हैं। आगे है कि दूसरा जो था फुलफिल कंडीशन के लिए, दूसरा कंडीशन क्या था, स्टेप 2 में हमने बताया था, दिखाया है कि 400 दिन, पिछले 4 सालों में 400 दिन रहे हैं। लेकिन सी इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर एंड 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, यानी 365 दिन रहना है। होता है कितना, 400 दिन। यानी एक कंडीशन मैंने जो दूसरा स्टेप का कंडीशन था वो फुलफिल कर रहे हैं, इसका एक फुलफिल कर रहे हैं।
तो एक कंडीशन पूरा कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन ये पूरा कर लिए और दूसरा कंडीशन पूरा, एक कंप्लीट कंडीशन पूरा नहीं करते हैं, यानी 100 दिन होता है, 182 डेज पूरा नहीं करते हैं और 365 दिन के पिछले 4 सालों में वो पूरा कर रहे हैं। तो क्या है, अगर सी इज फुलफिल वन और बोथ बेसिक कंडीशन, हमने बताया था, यहाँ लिख दे रहे हैं कि यदि एक या दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वह एक करे या दोनों कर जाए, तो वो क्या होंगे, वो रेसिडेंट होंगे, वो रेसिडेंस होंगे, यानी निवासी होंगे। Once C is a residence, we have the check additional condition। अब इसके हो जाने से यहाँ तो हम कंफर्म हो गए कि वो निवासी हैं, रेसिडेंस हैं, लेकिन अब एक और हमने बताया था स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 बताएंगे, उसमें हम बताएंगे एडिशनल कंडीशन के बारे में। तो ये एडिशनल कंडीशन, पहला जो कंडीशन था यानी बेसिक कंडीशन को तो हमने फुलफिल देख लिया। पहले हम बेसिक कंडीशन में देखते हैं, बेसिक कंडीशन को तो मैंने देख लिया, अब हम देखेंगे आगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन देखने के लिए हमको यहाँ अब देखेंगे एडिशनल कंडीशन, तब हम क्लियर करेंगे कि वे क्या होंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंस होंगे या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस होंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंस होंगे या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस होंगे, इसके बाद देखेंगे। यानी सेकंड एडिशनल कंडीशन में ये देखा जाता है, ये दोनों। तो इसके लिए हम स्टेप 3 किए हैं, स्टेप 4 आगे का कदम बढ़ाते हैं। ये हम 10 साल का स्टेटस आप लोगों को डिटरमाइन किए हैं, 10 साल का स्टेटस। इसमें स्टेप 4 में इसमें हमने देखा कि प्रत्येक साल को 100 दिन ठहरता है, तो 100 दिन ठहरता है तो 17-18 में कितना दिन हो गया, 16-17 में कितना दिन रह गया। इसका मतलब है 10वां साल आप देखते हैं कि 10वां साल 100 दिन ठहरा, तो 9वां साल कितना होगा, 200, 100 दिन कम हो जाएगा। उसके बाद उसके पीछे साल में 300, उसके पीछे माने अब बढ़ते जाएगा, 100 हुआ तो 200, 300, 400, यानी 400 यानी 365 डेज से अधिक है, यानी प्रत्येक साल हम देख रहे हैं कि इधर ही ठहरते गया है, यहाँ से यहाँ पे। इसका मतलब है कि जो हम एडिशनल कंडीशन बताए थे, एडिशनल कंडीशन में क्या होता है, इसको हम स्टेप 5 लेते हैं। स्टेप 5 में हम कहते हैं कि एडिशनल कंडीशन को देखेंगे। एडिशनल कंडीशन हम देखेंगे जैसा कि अभी 10 सालों का इधर हम एक बताए थे कि 10 साल में कितना दिन रहे हैं, उसको हम बताए थे। तो हाँ, C is residence in India for at the last 2 years in last 10 previous year। पिछले 10 सालों में वो 2 साल तो इंडिया में रहे हैं। इसका मतलब ये है, हमने पीछे देखा था, अभी 10 सालों का बना करके डिटरमाइन करके देखे थे, तो उसमें देखे कि 2 साल तो वो पूरा करते हैं। 2 साल कम से कम, और 10 साल में 2 साल पूरा, इसका मतलब एक कंडीशन वो पूरा करते हैं। अब सी स्टे इन इंडिया फॉर 730 और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। तो पिछले 7 सालों में प्रत्येक साल तो 100 दिन ही रहते हैं, तो ऐसे 7 साल में 700 दिन ही रहेंगे, जबकि होना चाहिए 730 डेज, 30 डेज। तो इतना दिन होना चाहिए। एक कंडीशन वो पूरा नहीं करते हैं, एक कंडीशन पूरा कर जाते हैं, एक कंडीशन पूरा करते हैं, एक कंडीशन पूरा नहीं करते हैं एडिशनल कंडीशन में। तो अगर वह दोनों कंडीशन पूरा करते हैं, दोनों कंडीशन पूरा करते हैं तो ऑर्डिनरी रेसिडेंस होंगे। अगर दोनों नहीं पूरा करते हैं तो क्या होगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस होंगे। दोनों नहीं पूरा करेंगे तो नॉन ऑर्डिनरी, दोनों पूरा करेंगे तो ऑर्डिनरी रेसिडेंस, और दोनों नहीं पूरा किया तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस होंगे। फिर उसी तरह से आप देखिए, इन अदर्स वर्ड, ए पर्सन विल बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन फॉलोइंग केसेस। क्या है कंडीशन में, आपको हमने बताया थे, इफ सी डू नॉट फुलफिल बोथ द एडिशनल कंडीशन, इफ सी फुलफिल ओनली ऑन एडिशनल कंडीशन। तो ये इसके आधार पर देखते हैं कि एक कंडीशन वो पूरा करते हैं और दूसरा कंडीशन नहीं पूरा करते हैं। इसी से क्या कहेंगे, इस केस में आपको हम देखते हैं कि मिसेस कविता जो है क्या है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस भी, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस भी।
तो यहाँ हम अब पूरा ये कैलकुलेशन करने के लिए ये 5 स्टेप में हमने जो बताया ये पूरा तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम दूसरा उदाहरण आगे लेकर के बताते हैं एग्जाम्पल 5 करके। एग्जाम्पल 5 में हम बताएंगे HUF का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसका भी हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में आपको हम बताए थे कि कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करते हैं। तो उसको उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं। तो देखिए क्या है कि मिस्टर विवेक कर्ता ऑफ HUF claim that business HUF is transferred from Nepal and all the policy decisions are taken there. Mr. Vivek has not visited India since the year 2002. Other male members of the HUF are, however, residents in India. Find out a residence status of the HUF for assessment year 2019-20। तो इसमें हमको मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? इसमें तो क्लियर है, इसमें तो क्लियर हो रहा है कि पूरा कंट्रोल आउटसाइड इंडिया से है, पूरा कंट्रोल आउटसाइड इंडिया से है। कि जब आउटसाइड इंडिया से पूरा कंट्रोल ही है तो इसीलिए ये तो नॉन रेजिडेंस होगा, क्लियर है। इसीलिए यहाँ लिख दे इफ द बिजनेस ऑफ द HUF होली कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। होली कंट्रोल कहाँ है? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया है तो इट इज नॉन रेजिडेंस। ये क्या होगा? नॉन रेजिडेंस हो गया। और ठहरने से उसका मटेरियल कोई माने स्टे करने का कोई मटेरियल माने नहीं है। फर्स्ट स्टे इज करता इज इमटेरियल, कोई अति नहीं है। इफ HUF इज रेजिडेंस एडिशनल कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड फ्रॉम करता। यदि वहां नहीं होता, यहाँ तो हम क्लियर हो गया, यदि नहीं होता तो HUF में आया था वो रेजिडेंट मैंने उसको निवासी स्थिति, यदि रेजिडेंस होता, नॉन रेजिडेंस हो गया था तो ठीक है, यहाँ तो हो गया। लेकिन नहीं होता तो हम क्या एडिशनल कंडीशन को हम चेक करते हैं। एडिशनल कंडीशन जो हमने बताया था उस समय एडिशनल कंडीशन को चेक करेंगे कि ROR और RLOR के चेक करते हैं। और चेक फ्रॉम करता टू एडिशनल वेदर HUF ऑर्डिनरी रेजिडेंस या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस होगा, वो चेक करते हैं। लेकिन यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तो क्लियर है कि उसका कंट्रोल जो है आउटसाइड इंडिया से है, तो यहाँ नॉन रेजिडेंस होंगे। अब आगे हम देख कंपनी का उदाहरण लेकर के भी देख लेते हैं, उसका भी एक उदाहरण एग्जाम्पल 6 करके देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल 6 में ये देख रहे हैं कंपनी का। कंपनी में हमने बताया था ROR और RLOR नहीं होते हैं, उसमें केवल कुछ होते हैं, एक रेजिडेंस होते हैं और दूसरा नॉन रेजिडेंस होते हैं, बस दो एक होते हैं। हम कंपनी में हम जब स्लैब बता रहे थे कंपनी स्टेटस के बारे में, स्लैब नहीं कंपनी स्टेटस के बारे में जो बता रहे थे उस समय हमने बताया था, वो बताया था क्या? इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी जो होंगे तो ऑलवेज क्या होंगे? रेजिडेंस होंगे। इसीलिए कि यहाँ से उसका गाइड हो रहा है, सब्जी मैनेजमेंट भी यहाँ से हो रहा है, सब्जी है यहाँ से हो रहा है, तो वो इंडियन कंपनी है। जब इसका मैनेजमेंट यहाँ से हो रहा है तो रेजिडेंस होंगे, जब नहीं होंगे माने मैनेजमेंट या फॉरेन कंपनी रहता तो नॉन रेजिडेंस होते। यहाँ तो एकदम क्लियर है कि रिलायंस लिमिटेड एकदम किया है क्लियर कि इसका कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया का है, इंडिया का है, तो ये क्लियर है कि ये क्या है? इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंस इन इंडिया। इस प्रश्न में रिलायंस लिमिटेड इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इट की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस आर टेकन इन बोर्ड मीटिंग्स held in London for the previous year 2018 and 2019. Find out the residential status of the Reliance Limited for the assessment year 2019-2020.
तो इसमें आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा कि इंडियन कंपनी है। अभी जो बताया तो इंडियन कंपनी जो है तो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, रेजिडेंस होता है, ये रेजिडेंस होगा। तो ये क्या हुआ, रेजिडेंस इन इंडिया, तो रेजिडेंशियल होगा, यहाँ कहा रेजिडेंस, इसीलिए कहा गया इट इज एज रेजिडेंस इन इंडिया, रेजिडेंस इन इंडिया। इसका स्टेटस क्या हुआ, रेजिडेंस इन इंडिया। करेंगे एक रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।